Good morning students. Today we are read Information Practice Chapter 4 Network Security. आज हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? नेटवर्क की सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेटवर्क सुरक्षा के लक्ष्य क्या होते हैं। नेटवर्क सुरक्षा केवल कम्युनिकेशन श्रृंखला के प्रत्येक सिरे पर ही कंप्यूटर की सुरक्षा के बारे में चिंतनशील होती है, बल्कि इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि पूरा नेटवर्क सुरक्षित हो। ये केवल कम्युनिकेशन श्रृंखला को ही नहीं बताती, बल्कि ये भी बताती है कि जो हमारा नेटवर्क है वो क्या है, सुरक्षित हो। नेटवर्क सिक्योरिटी उपयोगिता की रक्षा, विश्वसनीय नेटवर्क और डेटा की सुरक्षा की रक्षा करता है। जितना भी हमारे पास डेटा उसकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। प्रभावी नेटवर्क सुरक्षा किसी नेटवर्क पर खतरों के प्रवेश या फैलाने जैसे कई प्रकार के खतरों को विफल कर देता है। नेटवर्क सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य गोपनीयता, निष्ठा और उपलब्धता है। इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो, गोपनीय, निष्ठा और उपलब्धता। नेटवर्क सुरक्षा के 3 स्तंभ अक्सर है CIA त्रिकोण के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके जो नेटवर्क सुरक्षा के कितने स्तंभ होते हैं, 3 स्तंभ होते हैं, जिसे किस में बोला गया है, CIA। अब हम इसका विस्तार में समझ लेते हैं। CIA क्या है। सबसे पहले हमारे पास C का मीन्स होता है गोपनीयता। क्या होता है, गोपनीयता। गोपनीयता का कार्य अनधिकृत व्यक्तियों के मूल्यवान व्यावसायिक डेटा को सुरक्षित करना होता है। इसके अंदर जो भी मूल्यवान डेटा उसको क्या करना होता है, सुरक्षित होता है। नेटवर्क सिक्योरिटी का गोपनीय हिस्सा यह सुनिश्चित करता है कि केवल वंचित और अधिकृत व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हो। ये केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हो जिसके द्वारा ये बनाया गया है। आई से है अखंडता। इस लक्ष्य का अर्थ डेटा एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी के बनाए रखने और सुनिश्चित करना होता है। इसका जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है, एक्यूरेसी को बनाए रखना और सुनिश्चित करना होता है कि डेटा विश्वसनीय और अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाए, किसी और व्यक्ति के द्वारा इसमें परिवर्तन ना हो। उसके बाद एक है उपलब्धता। नेटवर्क सिक्योरिटी में उपलब्धता का कार्य क्या सुनिश्चित करता है कि डेटा नेटवर्क सर्विसेज वैल्यू यूज़र को आवश्यकता पड़ने पर हमेशा उपलब्ध रहेंगे। जैसे भी हम कोई सी चीज़ सेव करते हैं तो हमेशा क्या हो, वो उपलब्ध हो, जब भी हम उसकी ज़रूरत पड़े हम उसको क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। अब है अटैक्स के प्रकार। देखिए, नेटवर्क सिस्टम पर अटैक्स को 3 प्रकारों में बांटा गया है। कितने प्रकारों में बांटा गया है, 3 प्रकारों में। रिकॉनसेंस सबसे पहला है सिस्टम रिसोर्स वैल्यूलेटरी या सर्विसेज को अधिकृत डेटा संग्रहण। रिकॉन्स एक्सेस और DOS अटैक्स आमतौर पर रिकॉन्स अटैक्स से पहले होते हैं। किससे होते हैं, ये प्राथमिक अटैक होते हैं। क्या होते हैं, सबसे पहला आक्रमण किसके द्वारा किया जाता है, रिकॉनसेंस के द्वारा किया जाता है। किसी भी इंटरयूजन करने से पहले हैकर को यह जानना होता है कि अटैक करने के लिए क्या उपलब्ध है। एक बैंक लुटेरे के अनुरूप, जहां डाकू एक बैंक का पता लगाता है कि वहाँ कितने सुरक्षा गार्ड ड्यूटी पर हैं, कितने कैमरे मौजूद हैं और उनकी निगरानी कहाँ है, और भागने के लिए किस मार्ग का उपयोग करना है। रिकॉन्स एक प्रकार का आक्रमण में भी ज़्यादा शक्तिशाली होती है। यह आक्रमण एक फेज़ भी है। देखिए, जैसे जब भी बैंक में चोरी होती है तो जो लुटेरे होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं इसमें कितने सिक्योरिटी गार्ड है, कहाँ कहाँ कैमरे हैं, हम पैसे चुरा के किस जगह से भागेंगे। तो इसी प्रकार से कौन सा नेटवर्क होता है, रिकॉनसेंस नेटवर्क होता है। ये क्या होता है, आक्रमण में शक्तिशाली होता है, सबसे शक्तिशाली होता है। यह आक्रमण एक फेज़ भी है। क्या है, ये एक फेज़ भी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास अनाधिकार प्रवेश समस्या। कौन सा है, अनाधिकार प्रवेश समस्या। इंटरयूजन प्रॉब्लम किसी भी व्यक्ति कंप्यूटर की कुछ इन्फॉर्मेशन चोरी करने का प्रयास करता है। जैसे कोई कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन चोरी करने का प्रयास करेगा तो इंटरयूजन का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन और आवश्यकता डेटा का पता लगाना। इस प्रकार की गतिविधियाँ दुर्भावनापूर्ण मानसिकता वाले लोगों द्वारा की जाती हैं। इंटरयूजन के उदाहरण है, किसके द्वारा की जाती है, मानसिकता वाले लोगों के द्वारा की जाती है। इसका सबसे पहला उदाहरण है स्नूपिंग। का अर्थ होता है दूसरे व्यक्ति या संगठन डेटा को अधिकृत कर एक्सेस करना। यह कई तरीक़ों से किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति अपने डेटा को क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। किसी व्यक्ति लॉगिन इन्फॉर्मेशन को आसानी से देखकर यह टाइप कर सकता है। जैसे हम लॉगिन कर रहे हैं तो उसने वो देख लिया, वो क्या कर सकता है, टाइप कर सकता है। अनाधिकृत तरीके से किसी के कंप्यूटर को फाइलों को पढ़ना।
जैसे हम क्या करते हैं, बहुत से जो लोग होते हैं वो अपनी फाइलें किस में रखते हैं, सिस्टम में। आजकल तो आमतौर पर जो फाइलें रखी जाती हैं बिजनेस से रिलेटेड, वो किस में रखी जाती हैं, सिस्टम में रखी जाती हैं। तो वो क्या करें, कोई पासवर्ड लेके उस फाइलों को क्या करना है, पढ़ना है। उसके बाद है कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करना जो कि किसी कंप्यूटर की गतिविधियों को डेटा सेंड या रिसीविंग करने को ट्रैक करता हो। ऐसी गतिविधियाँ कि डाटा जब जो कंपनी है उसके पास ना आकर हैकर के पास पहले पहुंच जाए। नेक्स्ट है हमारे पास इविस ड्रिपिंग। इविस ड्रिपिंग किसी अन्य व्यक्ति या संगठन के डेटा पर ऐसे अधिकृत एक्सेस को दर्शाती है जबकि डेटा नेटवर्क पर अपने रास्ते पर हो। यह कई तरीक़ा का हो सकता है। ये क्या दर्शाता है कि डेटा अपने रास्ते पर। सबसे पहले है टेलीफोन लाइनें पैरेलल समांतर सेट करके, टेलीफोन की लाइनों को क्या करके, समांतर सेट करके। टारगेट कंप्यूटर के कुछ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके, कंप्यूटर जो टारगेट है वो क्या करना, कंप्यूटर में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना या इंस्टॉल कर लेना। कुछ रिसीवर इंस्टॉल करके जो डेटा मार्क को कैप्चर कर सके, जो मार्क से डेटा जा रहा है उसको क्या कर सके, कैप्चर कर सके। अब एक कंप्यूटर में वायरस के प्रकार देखिए। अब हम क्या बढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। सबसे पहले हमारे पास फाइल वायरस। इस प्रकार का वायरस आमतौर पर प्रोग्राम फाइलें जैसे exe.com बैट को इन्फेक्ट करता है। एक बार जब यह वायरस मेमोरी में रहता है तो मेमोरी लोड सभी प्रोग्राम को इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है। यह फाइल वायरस होता है, ये सभी प्रोग्राम को क्या करता है, इफेक्ट करता है। सेकेंड है हमारे पास मैक्रो वायरस। इस प्रकार का वायरस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेल और अन्य डेटा फाइलों को इन्फेक्ट करता है। एक बार इन्फेक्ट हुई फाइलों को रिपेयरिंग बहुत मुश्किल होती है। अगर एक बार ये फाइल में क्या वायरस हो गया तो इसकी रिपेयरिंग क्या हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। नेक्स्ट है मास्टर बुट रिकॉर्ड वायरस। MBR वायरस मेमोरी रेसिडेंट वायरस होते हैं और खुद को स्टोरेज डिवाइस के पहले सेक्टर में कॉपी करते हैं और जो पार्टीशन टेबल या ऑपरेटिंग सिस्टम लॉगिंग प्रोग्राम्स के लिए उपयोग किया जाता है। MBR वायरस सामान्यतः फाइल की बजाय स्टोरेज डिवाइस के इस विशेष क्षेत्र को इन्फेक्ट करता है। ये किसको इन्फेक्ट करता है, डिवाइस को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस SDD और FDD बूट सेक्टर को इफेक्ट करता है। ये भी प्राकृतिक मेमोरी के रेसिडेंट जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होता है वैसे ही बूट सेक्टर को संक्रमित इफेक्ट हो जाता है। इस प्रकार के वायरस क्लीन करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसको हटाना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। उसके बाद है मल्टी पार्टी वायरस। यह बूट और प्रोग्राम फाइल वायरस का हाइब्रिड है। जब इन्फेक्ट प्रोग्राम को एक्सिक्यूट होते हैं तब ये प्रोग्राम फाइलों को इन्फेक्ट करते हैं और ये वायरस बूट रिकॉर्ड को इफेक्ट करते हैं। जब आप कंप्यूटर को अगली बार बूट करते हैं तो बूट रिकॉर्ड की मेमोरी लोड हो जाती है और डिस्क अन्य प्रोग्राम फाइलों को इफेक्ट करता है। इसमें अन्य फाइलों पर भी क्या पड़ता है, इसका इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद है पॉलीमॉर्फिक वायरस। एक वायरस अलग अलग तरीके से अपने कोड को इंटीग्रेट कर सकता है ताकि संक्रमण में यहाँ अलग तरह के दिखाई दें। इन वायरस का पता लगाना और अधिक मुश्किल होता है। इन वायरस का पता लगाना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। उसके बाद है स्टील्थ वायरस। इस प्रकार के वायरस का पता ना लगे ऐसा करने के लिए विभिन्न प्रकार के तकनीकों का प्रयोग करना पड़ता है। जो वो तो डायरेक्टली लिस्टिंग में दिखाई गई इफेक्ट फाइल के आकार को पढ़ने में डिस्क के हेड के एक दूसरे को सेक्टर में पढ़ने के बजाय रिडायरेक्ट करते हैं, जहां पर वे बताते हैं कि उदाहरण के लिए व्हील वायरस इन्फेक्टेड फाइल 9216 बाइट जोड़ता है। फिर यह वायरस डायरेक्टरी में दिए गए आकार से बाइट्स की सामान्य संख्या 9216 को घटा देता है। ये हमारे पास क्या होगा, वायरस के प्रकार। तो आज की